नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की तपस्या। मंजू जी घबराई हुई आवाज़ में बोली, सुनिए जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों सांस ले रहे हो? रमेश जी बहुत धीमी आवाज़ में बोले, मंजू, अस्पताल ले चलो, सांस नहीं आ रही। यह सुनते ही मंजू जी का दिल टूट गया। वह घबराई हुई दौड़ती हुई हॉल में आई। आज संडे था। करण और सोनाली बैठे थे। करण मोबाइल पर गेम खेल रहा था। सोनाली फ़ोन पर कॉल करते हुए नाखून सजा रही थी। मंजू जी ने हाँफते हुए कहा, बेटा जल्दी चलो, तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। करण ने मोबाइल से नज़र तक नहीं उठाई, उल्टा चिढ़कर बोला, माँ, हर बार ड्रामा मत किया करो। थोड़ा खांस लिए होंगे, इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? मरने थोड़ी वाले हैं अभी। कल ही तो लेकर गए थे हॉस्पिटल। ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया है। अब क्या सारे पैसे आप उन्हीं के खर्चों में लगा दोगी? मंजू जी की आंखें फैल गई। करण, तमीज़ से पेश आओ, उनकी सांस रुक रही है, जल्दी से चलो। उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से से कहा था, लेकिन करण ने मोबाइल पटक कर कहा, माँ बस, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं आपका गुलाम या नौकर हूँ जो आप ऐसे मुझ पर चिल्ला रही हैं? हर छोटी बात पर पापा पापा। मैं उनका निजी ड्राइवर नहीं हूँ, और सच कहूँ तो अब बहुत हो गया। कब तक ये आदमी सबको परेशान करेगा? मरना ही है तो मरने दो ना। ये शब्द मंजू जी के सीने में तीर की तरह धंस गए। उनकी सांसें अटक गई। करण, तू क्या बोल रहा है? सोनाली भी बीच में पड़ गई। वह आंखें घुमाते हुए बोली, हाँ मम्मी, सही तो बोल रहे हैं। हर बार रोना धोना शुरू कर देती हैं। आपके पति की उम्र हो गई है, कभी न कभी जाना ही है ना। इतना तमाशा क्यों कर रही हो? फिर उसने अपने स्टाइल में ताना मारा, और वैसे भी हॉस्पिटल ले जाकर क्या होगा? 50,000 रुपये का बिल आएगा और फायदा कुछ नहीं। करण ने उसी तिरस्कार में कहा, मैं आज आराम करना चाहता हूँ। यही सब सोचकर मंजू जी याद करने लगी। मंजू जी जब सुबह रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि उन सभी चीज़ें, फ्रूट्स और बाकी पौष्टिक सामान जो उन्होंने अपने पति रमेश जी की सेहत के लिए खरीदा था, सब खत्म हो चुके हैं। उन्हें ये बात अजीब लगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि रमेश जी को सही डाइट देना बहुत ज़रूरी है। मंजू जी को पूरा यकीन था कि उन्होंने ये फल खुद नहीं खाए और ना ही रमेश जी को अभी तक दिए थे, तो फिर अचानक से फल कहाँ गायब हो गए? यह सोचते सोचते उन्होंने अचानक अपनी बहू सोनाली से पूछ लिया, बेटा क्या तुमने फल लिए थे? बस इतना कहना था कि सोनाली एकदम भड़क उठी। वह तेज आवाज़ में बोली, क्या कहा आपने? सासू माँ, आप होश में तो हैं? मैं ऐसी दिखती हूँ? मैं चोरी करूँगी? आपकी फल सब्जी मुझे क्यों चुरानी होगी? उसका गुस्सा और बढ़ गया था। वह हाथ हवा में घुमाते हुए चिल्लाई, हर बात पर शक करना आदत है आपकी। कभी कुछ ढूंढ नहीं पाती और इल्ज़ाम मुझ पर ही लगा देती हैं। आपको लगता है मैं घर की चीज़ें चुरा कर खाऊंगी? क्या मैं भूखी मर रही हूँ? और क्या मेरे मायके में मुझे फल नहीं मिलते थे कि यहाँ आकर आपकी रसोई लूटूं? मंजू जी एकदम सन्न रह गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे नहीं बेटा, मैंने बस पूछा था, इल्ज़ाम थोड़ी लगाया। मुझे लगा शायद तुमने अपने लिए ले लिए हो तो मैं दोबारा ला दूं। लेकिन सोनाली उनकी बात काटते हुए और तेज बोली,
प्लीज़ आप झूठ मत बोलिए। बुढ़ापे में आपकी बुद्धि जरा सठिया गई है। आपने ही खाए होंगे इल्ज़ाम मुझ पर। लेकिन पहले बता रही हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। अब मंजू जी का दिल बैठ गया। उन्होंने धीमे से कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस रमेश के लिए। सोनाली फिर से चिल्लाई, बस मुझे नहीं सुनना। आप रोज़ रोज़ मेरे ऊपर उंगली उठाएंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले अपनी चीज़ें संभाल कर रखिए, फिर किसी और को दोष दीजिए। ये सुनकर मंजू जी का चेहरा जैसे जम गया। उन्होंने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछा था, पर जवाब ऐसे मिला जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वही सोनाली यही नहीं रुकी। उसने अचानक ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हो गया हो। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, आप मुझ पर शक करेंगी? रोज़ रोज़ झूठा इल्ज़ाम। मैं क्या चोर हूँ आपकी नज़रों में? वह सिसकियों के बीच बोलती जा रही थी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कमरे का दरवाज़ा पटकने की आवाज़ भी दब गई। इसी शोर में करण, जो ऑफिस जाने के लिए कमीज के बटन लगा रहा था, तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर चिढ़ और गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अब क्या हुआ यहाँ? उसने तीखी आवाज़ में कहा, सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? मंजू जी ने बोलने के लिए होठ खोले ही थे कि सोनाली उनके आगे कूद गई। वह रोते रोते करण के कंधे से लग गई और नाटकीय अंदाज में बोली, करण देखो ना, मैं तो बस फ्रिज में पानी लेने गई थी और माँ जी ने मुझ पर फल चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसकी आवाज़ और तेज हो गई, मैं क्यों चोरी करूँगी? मुझे क्या फल नहीं मिलते? हर चीज़ की जिम्मेदार मैं ही हूँ इस घर में। करण का चेहरा तमतमा गया। उसने जैसे एक पल में सारी बातें सोनाली की तरफ से सही मान ली। वह सीधे अपनी माँ की ओर मुड़ा, आवाज़ सख्त, आंखों में नाराज़गी और लहजा, जैसे वह अपना गुस्सा रोक भी नहीं पा रहा था। माँ, ये क्या तरीके हैं? आप सोनाली पर ऐसे कैसे शक कर सकती हैं? मंजू जी ने धीमे से कहा, करण मैंने सिर्फ। लेकिन करण ने उनकी बात बीच में ही काट दी, बस माँ, अब ये मत कहिए कि आपने सिर्फ पूछा था। अगर ऐसा होता तो ये इतना रो क्यों रही है? सोनाली ने और ज़ोर से सुबकना शुरू कर दिया, जैसे हर आंसू करण का भरोसा और गुस्सा दोनों बढ़ा रहा हो। करण और भड़क गया। उसकी आवाज़ और ऊंची हो गई, माँ प्लीज़, सुबह सुबह लड़ाई करना क्या आपको मज़ा देता है? आप तो ऐसी नहीं थी। और रही बात फल की, आप बूढ़ी हो रही हैं। आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या रखा क्या नहीं। खुद खा लिया होगा और भूल गई होंगी। इसका इल्ज़ाम आप सोनाली पर कैसे लगा सकती हैं? वो तो आप दोनों की इतनी फिक्र करती है। वही सारी बातें सुनकर मंजू जी के पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई। उन्होंने कभी अपने बेटे से इतना कठोर लहजा नहीं सुना था। करण आगे बोला, और वैसे भी ये सिर्फ फल ही तो थे, ख़त्म हो गए तो और ले लेंगे। इसके लिए इतना हंगामा क्यों? सुबह का वक्त है, पड़ोसी क्या सोचेंगे? सोनाली धीरे से बोली, देख रहे हो ना मैं कितना सह रही हूँ। करण ने उसे सांत्वना देने के लिए कंधे पर हाथ रखा और इस पूरे समय मंजू जी बस खड़ी रहीं।
बिना कुछ कहे, बिना किसी आवाज़ के टूटती हुई धीरे धीरे अंदर ही अंदर। उन्होंने सोचा, मैंने तो बस पूछा था, सवाल इतना बड़ा गुनाह कब बन गया। उन्हें बहुत दर्द हुआ, जैसे कोई दिल पर हमला कर दे। वैसा लगा मंजू जी को जब उनके बेटे करण ने उन पर गुस्सा किया और कमरे से झटके से निकल गया, और फिर सोनाली ने दरवाज़ा पटक कर अंदर जाने की आवाज़ ने जैसे आखिरी चोट कर दी। रसोई में खड़ी मंजू जी कुछ पल वहीं जमी रही। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक और उनके भीतर फैली चुप्पी दोनों एक साथ गूंज रहे थे। उनकी आंखों के कोने नम होने लगे, मगर आंसू गिरने से पहले ही उन्होंने पलकें कसकर बंद कर ली, जैसे खुद को डांट रही हो। रोएगी तो कौन संभालेगा। मंजू जी, ये वही मंजू जी थी जो पूरे घर को मुस्कान से भर देती थी। सीधी साधी, शांत स्वभाव वाली, अपने परिवार के लिए जान देने को तैयार। उनका संसार बहुत छोटा था। बस रमेश जी, उनके पति और उनका इकलौता बेटा करण, जो उनकी ज़िंदगी की धड़कन था। और अब उसके साथ घर में थी बहू सोनाली, जिससे मंजू जी ने उम्मीदें, सपनों और प्यार से भरा रिश्ता जोड़ा था। जब सोनाली नई नई शादी करके आई थी, मंजू जी ने कभी अपने बेटे को उससे दूर जाने के ताने नहीं दिए। ना ही वो उन सासों में से थी जो कहती हैं, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। नहीं, वह समझदार थी, बहुत समझदार। उन्हें पता था कि ससुराल में बहू को सबसे ज़्यादा सहारा अपने पति का ही मिलता है। इसीलिए उन्होंने बेटे को और उसके रिश्ते को हमेशा प्यार और सम्मान दिया, कभी बीच में नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि करण उनसे पहले जैसा नहीं रहा। जो बेटा रोज़ शाम को आकर उनका हाल पूछता था, अब बस कमरे में घुस जाता। लेकिन मंजू जी मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्होंने अपना दर्द कभी जताया ही नहीं। कभी कभी बोलने पर कि वह उनसे आकर बात करे। उनका बेटा, जिन्हें उन्होंने बहुत नाजो और काम करके पाला था, अब जवाब दे देता था। हाँ, उन्हें बहुत शिकायत थी अपने बेटे से, लेकिन अफसोस कि उनकी शिकायत सुनने के लिए उसका बेटा नहीं था। हालांकि फिर भी सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ बदला जब रमेश जी बीमार पड़े। जब तक रमेश जी काम करते थे, घर में पैसा आ रहा था, सब कुछ ठीक था। रिटायरमेंट के बाद पेंशन ने घर संभाला, लेकिन जैसे ही रमेश जी की सेहत गिरनी शुरू हुई, उनकी बीमारी ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं, पूरे घर के व्यवहार को बदल दिया। सोनाली और करण दोनों ही धीरे धीरे चिढ़े चिढ़े रहने लगे, जैसे बीमारी सिर्फ रमेश जी को नहीं, उन्हें भी बोझ की तरह लगने लगी थी। और तब एक पुराना जख्म फिर याद आया। मंजू जी का अपना छोटा सा काम था, अचार पापड़ बनाने का। यही छोटा सा काम रमेश जी की दवाइयाँ, कुछ बिलों और घर के अतिरिक्त खर्चों में मदद कर देता था। जब सोनाली आई थी, मंजू जी ने सोचा था, बहू साथ देगी तो काम और बढ़ेगा। दोनों मिलकर थोड़ा बहुत कमाई करेंगे और घर में रौनक भी रहेगी। लेकिन वो उम्मीद एक ही दिन में टूट गई थी। वो दिन जब पहली बार बहू ने अपमान किया। मंजू जी ठंडी सुबह में आंगन में पापड़ सूखने के लिए बिछा रही थी। सोनाली अभी कमरे से निकली ही थी कि उसने वो दृश्य देखा और बिना सोचे बोल पड़ी, माँ जी, ये सब आप क्यों फैलाती रहती हैं? घर में हर समय अचार पापड़ की बदबू आती रहती है। मैं अपने दोस्तों को कैसे बुलाऊंगी? मंजू जी चौंक गई, पर फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, ये तो हमारा छोटा सा काम है।
इससे खर्चे में मदद हो जाती है, अगर तुम चाहो तो। सोनाली ने बात बीच में ही काट दी और इस बार लहजा तलवार की तरह तेज था। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये सब नहीं करूँगी और ना ही चाहती हूँ कि ये सब घर में हो। लोग क्या सोचेंगे कि हम इतने तंग हाल हैं कि पापड़ बेचकर गुजारा करते हैं। मेरे परिवार वालों को पता चला तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आप ये सब बंद कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंजू जी को ऐसा लगा मानो किसी ने भीड़ के बीच उनकी प्रतिष्ठा पर हंस दिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन सोनाली ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। कृपया माँ जी, ये सब बंद कर दीजिए। मेरे सामने इस सब की बात भी मत कीजिए। उस दिन पहली बार मंजू जी को बहू की आंखों में नफरत, शर्म और ऊंच नीच देखने को मिला। और उसी दिन एक लंबे समय से चल रहा उनका छोटा सा अचार पापड़ का काम जबरदस्ती उनके ही बेटे और बहू ने बंद करवा दिया। वो काम जो कभी उनके गर्भ का हिस्सा था, अब घर में शर्म कहकर दफन कर दिया गया था। लेकिन जब रमेश जी की तबीयत ज़्यादा गिरने लगी तो वो दिन रात रमेश जी की देखभाल में लगी रहती। दवाइयों का वक्त, सही खाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, नींद, जाग, नब्ज, बुखार, दर्द, हर मुश्किल वे खुद ही संभालती थी। कभी शिकायत की नहीं, कभी थकान दिखाई, कभी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द था वह ये कि समय के साथ करण और सोनाली दोनों रमेश जी की हालत से जैसे और चिढ़ने लगे थे। कभी करण झुंझला कर कह देता, माँ, हर बात में पापा पापा मत किया करो यार, हमारी कोई लाइफ है या हम बस पापा को हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल ले जाने में ही गुजार दें। सोनाली अक्सर बुदबुदाती, घर में हर समय अस्पताल जैसा माहौल रहता है, पता नहीं बूढ़ा जल्दी से मर क्यों नहीं जाता। धीरे धीरे दोनों का व्यवहार बदल रहा था। कभी चिढ़, कभी अनदेखी, कभी झुंझलाहट, कभी बिना वजह का गुस्सा। और आज की सुबह ने तो जैसे उन सभी भावनाओं को आग की लपट बना दिया था। मंजू जी ने दीवार पकड़कर एक पल खुद को संभाला। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्या किया जो अपने ही बच्चे पर मुझे शक करने का इल्ज़ाम लगा बैठा। उन्होंने सिर्फ पूछा था, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, और बदले में मिली ताने, चिल्लाहटें, आंसू और बेटे की कड़वी बातें जिन्होंने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। धीरे धीरे उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। दिल में दर्द था और मन में एक अजीब सा खालीपन। रसोई की रोशनी उन्हें पहले कभी इतनी फीकी नहीं लगी थी। वे चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। उनकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ खींच रहा हो। रमेश जी बिस्तर पर लेटे थे, नींदी आंखों से उन्हें देखते हुए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मंजू, सब ठीक तो है? मंजू जी ने बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर लाई। कुछ नहीं, सब ठीक है, आप दवाई ले लीजिए। लेकिन उनकी आवाज़ में जो टूटन थी वह छुप नहीं पाई। उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, लेकिन मंजू जी ने उन्हें उनकी तबीयत के ख्याल के लिए जल्दी से आराम करने को कहा। पूरे दिन वो शांत और चुप रही। कुछ दिन तक जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद वो दिन आ ही गया, मनहूस दिन। सुबह सुबह रमेश जी की सांसें लड़खड़ाने लगी। उनका शरीर पसीने में डूबा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। मंजू जी का दिल घबराया। ये हालत पहले कभी नहीं देखी थी।
वह घबराई हुई आवाज में बोली, सुनिए जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों सांस ले रहे हो? रमेश जी बहुत धीमी आवाज में बोले, मंजू अस्पताल ले चलो, सांस नहीं आ रही। यह सुनते ही मंजू जी का दिल टूट गया। वह घबराई हुई दौड़ती हुई हॉल में आई। आज संडे था। करण और सोनाली बैठे थे। करण मोबाइल पर गेम खेल रहा था। सोनाली फ़ोन पर कॉल करते हुए नाखून सजा रही थी। मंजू जी ने हाँफते हुए कहा, बेटा जल्दी चलो, तुम्हारे पापा की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। करण ने मोबाइल से नज़र तक नहीं उठाई, उल्टा चिढ़ कर बोला, माँ हर बार ड्रामा मत किया करो, थोड़ा खास लिए होंगे, इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? मरने थोड़ी वाले हैं अभी, कल ही तो लेकर गए थे हॉस्पिटल, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया है। अब क्या सारे पैसे आप उन्हीं के खर्चों में लगा दोगी? मंजू जी की आंखें फैल गई। करण तमीज से पेश आओ। उनकी सांस रुक रही थी। जल्दी से चलो, उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से से कहा था। लेकिन करण ने मोबाइल पटक कर कहा, माँ बस, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं आपका गुलाम या नौकर हूँ जो आप ऐसे मुझ पर चिल्ला रही हो? हर छोटी बात पर पापा पापा। मैं उनका निजी ड्राइवर नहीं हूँ। और सच कहूँ तो अब बहुत हो गया। कब तक ये आदमी सबको परेशान करेगा? मरना ही है तो मरने दो ना। ये शब्द मंजू जी के सीने में तीर की तरह धंस गई। उनकी सांसें अटक गई। करण तू क्या बोल रहा है? सोनाली भी बीच में पड़ गई। वह आंखें घुमाते हुए बोली, हाँ मम्मी, सही तो बोल रहे हैं, हर बार रोना धोना शुरू कर देती हैं। आपके पति की उम्र हो गई है, कभी न कभी जाना ही तो है, इतना तमाशा क्यों कर रही हैं? फिर उसने अपने स्टाइल में ताना मारा, और वैसे भी हॉस्पिटल ले जाकर क्या होगा? 50,000 रुपये का बिल आएगा और फायदा कुछ नहीं। करण ने उसी तिरस्कार में कहा, मैं आज आराम करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में और काम है, बीवी है मेरी, आपके बूढ़े पति को ढोना मेरा काम नहीं है। बस। अब मंजू जी की आत्मा तक जल उठी। सालों का दर्द, अपमान, तिरस्कार सब एक साथ फट पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर करण के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरा घर थम गया। सोनाली दंग रह गई। करण भी सुन्न होकर अपनी माँ को घूरता रह गया। मंजू जी का चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उनकी आंखों में आज डर नहीं, आग थी। उन्होंने कांपती मगर दृढ़ आवाज में कहा, आज तूने अपने बाप को मरा हुआ कह दिया। जिस आदमी ने तुझे पालने के लिए अपना खून पसीना बहा दिया, आज तू उसे बोझ कह रहा है। शर्म कर करण, शर्म कर। करण कुछ बोलने ही लगा था कि मंजू जी ने हाथ उठा दिया। एक शब्द और मत बोलना। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अपने पति के बारे में एक भी गंदी बात नहीं सुनूंगी, और कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। जब तक मेरे अंदर जान है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वह दौड़ती हुई कमरे में गई। रमेश जी की कमज़ोर देह संभाली, उन्हें गोद से सहारा देकर उठाया और किसी तरह घर के बाहर लाई। उनकी उम्र, उनका शरीर, उनकी कमर सब दुख रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। गली में खड़े एक रिक्शे को आवाज़ लगाई, भैया जल्दी अस्पताल चलो। रिक्शा रुकते ही वह अपने पति को अंदर बिठाती हुई तड़पते स्वर में बोली, मैं हूँ, आप चिंता मत करना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। रिक्शा चल पड़ा। मंजू जी रोते हुए अपने पति का माथा सहलाती जा रही थी। घर की तरफ देखे बिना, एक बार भी पीछे मुड़े बिना उन्होंने अपने जीवन का
सबसे भारी कदम उठा लिया था। कुछ घंटों बाद अस्पताल के गलियारे में सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर धीमे कदमों से चलता हुआ आया। चेहरा गंभीर, आंखें झुकी हुई। वह रुका और बहुत नरम आवाज़ में बोला, हम उन्हें बचा नहीं सके। बस इतना सुनना था कि मंजू जी की दुनिया जैसे उसी क्षण ढह गई। उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह कुर्सी पर गिरते गिरते बची। दिल का एक हिस्सा जैसे टूटकर वहीं बिखर गया। उनकी आंखें अपने पति के कमरे की तरफ उठी, जहां सफ़ेद चादर के नीचे उनकी पूरी जिंदगी शांत पड़ी थी, जिसे सुनकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। लेकिन वहां के लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए डॉक्टर उन्हें शोर करने से मना किया। काफ़ी देर बाद मंजू जी ने कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने मोबाइल निकाला और हाथ कांपते हुए करण का नंबर डायल किया। फ़ोन उठते ही उन्होंने रूंधी आवाज़ में कहा, बेटे, तुम्हारे पापा नहीं रहे। कुछ सेकंड तक फ़ोन के दूसरी तरफ गहरा सन्नाटा रहा। फिर अचानक करण की आवाज़ फूट पड़ी, लेकिन वह आवाज़ रोने से ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी। क्या पापा नहीं रहे? ओह गॉड, मम्मी मैं तो टूट गया, मैं अभी आता हूँ। सोनाली की आवाज़ भी पीछे से आई, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बनावटी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो ख़त्म हो गए। मम्मी आप रोइए मत, हम आ रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ों में वह दर्द नहीं था जो एक बेटे बहू की आवाज़ में होना चाहिए था। वह घबराए नहीं थे, वह टूटे नहीं थे, वह बस ड्रामा कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही फ़ोन कट गया, करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एक बोझ कम हुआ। सोनाली ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब न रोज़ हॉस्पिटल, न दवाइयाँ, न खर्चे, न टेंशन। अब हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। करण ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, माँ को थोड़ी देर रोने दो, पर हमें पहुंचकर रोने का नाटक करना पड़ेगा। पड़ोस वाले देखेंगे तो बातें बनाएंगे। अच्छा हुआ मर ही गया, सड़ी गली सोच वाला बूढ़ा। अब पूरी जायदाद हमारे नाम है। हाँ, और अब तो माँ को भी निकाल देंगे। कह देंगे कि पापा की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई, मानसिक हालत ठीक नहीं, बस हो जाएगा काम। और घर वो तो हमारा पहले से ही है, क्योंकि बहू ही लक्ष्मी होती है ना, तो लक्ष्मी की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगी। दोनों ने गिलास टकराए, चीयर्स। बूढ़े की मौत का जश्न। दोनों उठे, चेहरों पर बनावटी उदासी बढ़ी और कार की चाबी उठाकर चल दिए। उधर अस्पताल के ठंडे बैठे खाने में मंजू जी दीवार से लगकर बैठ गई थी। वह रो रही थी, रोते रोते हिचकियाँ टूट रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, उन लोगों को जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी, उनके लिए रमेश जी की मौत दुख नहीं, राहत थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन मंजू जी के लिए नहीं। उनके लिए तो हर दिन वही था, वही खाली बिस्तर, वही दवाइयों की महक, वही तड़पता हुआ दिल। 13वीं के बाद पूरा घर जैसे एक झटके में बदल गया। दिन भर जो जगह रमेश जी की यादों से भरी रहती थी, अब वहाँ सिर्फ टीवी का शोर था और हंसी की आवाज़ें। रमेश जी की मौत उस घर में दुख का कारण नहीं, बल्कि एक विचित्र आज़ादी बनकर उभरी थी। करण मानो फिर से वही लड़का बन गया, दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर पार्टियों में ठहाके, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, नए फ़ोन, नए कपड़े, जैसे अब कोई जिम्मेदारी ही ना रह गई हो। सोनाली, वह तो जैसे इंतज़ार में ही बैठी थी। कहती थी घर में अब नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। उसके चेहरे पर एक तरह की चमक थी,
जो मंजू जी को चूमती थी वह बिना शर्म बोले देती, मम्मी पापा जी बहुत बीमार रहते थे, घर ही हॉस्पिटल बन गया था, अब थोड़ी राहत मिली है। ये राहत शब्द मंजू जी के सीने पर कील की तरह धंस जाता। जहाँ वह हर रात अकेले बैठकर रोती थी, वही दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में करण और सोनाली की हंसी गूंजती थी। चलो ना मूवी चलते हैं। अरे आज तो पार्टी करें, आजकल तो फ्री लाइफ है, जी भर के एंजॉय करेंगे। कभी कभी मंजू खाना बनाते वक्त सुन लेती, अब तो इतने खर्चे भी नहीं, पापा जी की दवाइयाँ ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी थी। हाँ, अब थोड़ा पैसा अपने ऊपर भी खर्चा कर पाएंगे। और दोनों हंस पड़ते, हंसते ऐसा जैसे घर में कोई बोझ हट गया हो। मंजू जी का दिल हर बार चीखता रहा, रमेश क्या बोझ थे, क्या उनका होना अपराध था? लेकिन वह चुप थी, पूरी तरह चुप। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि मंजू तुम अकेली नहीं हो। रात को देर तक वह अपने पति के कपड़ों से महक सूंघती रहती और सोफे पर बैठी करण और बहू की हंसी सुनती रहती। उनके लिए रमेश जी की मृत्यु राहत थी और मंजू जी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा घाव। कुछ टाइम तक वो सदमे में रही और फिर थोड़ा खुद को सही करने की कोशिश की। आखिर किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है, लेकिन इसी के साथ करण और सोनाली का असली चेहरा और साफ दिखाई देने लगा। पहले तो सिर्फ उनकी हंसी मंजू जी को चुभती थी, अब तो उनके शब्द सीधे दिल में चाकू की तरह उतरने लगे। एक दिन रसोई में मंजू जी चुपचाप चाय बना रही थी, तभी अचानक रसोई का पर्दा हटाकर सोनाली अंदर आई। चेहरा चिड़चिड़ा, आंखों में वही रोज वाला तिरस्कार। वह बिना नमस्ते, बिना किसी सभ्यता के सीधे दूध के कंटेनर के पास गई और गुस्से से बोली, मम्मी आपने मुझसे बिना पूछे दूध क्यों ले लिया? मंजू जी चौंक गई, धीरे से बोली, बेटा चाय बनानी थी, तुम्हें पता है ना चाय के बिना मुझे सुबह अच्छी नहीं लगती। लेकिन सोनाली बीच में ही झटके से बोली, अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या करूं? सारा का सारा आपने दूध खत्म कर दिया, मुझे कॉफ़ी बनानी थी और आप पूरे घर को चलाते हुए घूमती रहती हो, जैसे सब आपकी मर्जी से होगा। मंजू जी का हाथ चाय के कप पर रुक गया, चेहरा फीका पड़ गया। कुछ सेकंड तक वे चुप रही, जैसे हर शब्द उन्हें चोट पहुंचा रहा हो। धीरे से बोली, बेटा रोज की तरह आधा गिलास ही लिया था, शायद कल रात कम आया होगा। सोनाली ने हंसकर कहा, वही कड़वी चुभती हंसी, हाँ हाँ गलती दूध की नहीं हमारी ही है। आपको पता है ना कि आजकल घर का खर्चा हम संभाल रहे हैं और फिर भी आप पूछे बिना सब इस्तेमाल कर लेती हैं। मंजू जी की आंखें झुक गई। उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा ताना सुना था, दूध का, चाय का और अपनी ही घर की रसोई का। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी वजह से घर में किसी को तकलीफ होगी। सोनाली ने पलटकर बेपरवाही से कहा, टेंशन मत लीजिए मम्मी, आपके जाने के बाद सब सेट हो ही जाएगा। यह कहते हुए वह रसोई से बाहर चली गई और मंजू जी वहीं खड़ी रह गई, तपते तवे की तरह जलते दिल के साथ। शाम को करण आया। मंजू जी ने धीरे से कहा, बेटा शाम का खाना लगा दूं? करण ने बिना देखे फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कहा, माँ प्लीज़ हर बात में चिपकी मत रहा करो, तुम्हारे पास अब कोई काम ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें परेशान करो। परेशान? मंजू जी के भीतर कुछ टूट गया। करण चिढ़ते हुए बोला, हाँ पापा के टाइम में चलो समझ आता था कि उनकी वजह से
घर भारी रहता था, अब तो वो भी नहीं रहे। फिर ये उदासी क्यों? घर का माहौल मत खराब किया करो। ये सुनकर उनकी आंखें भर आई, लेकिन बेटे ने देखा भी नहीं। धीरे धीरे करण और सोनाली ने मंजू जी को ऐसे ट्रीट करना शुरू किया जैसे वह घर का अनचाहा सामान हो। टीवी देखते समय तेज बोलना, मम्मी कमरे में जाकर रोइए, यहाँ माहौल खराब मत कीजिए। खाना खाते समय ताना, आजकल आपसे अच्छा कुछ नहीं बनता, क्यों ना मेड रख लें। किसी के घर जाना हो तो कहना, मम्मी आप घर पर ही रहिए, कहीं आपकी रोने वाली शक्ल देखकर लोग कुछ बोल ना दे। और सबसे बड़ा अपमान, अब पापा की पेंशन हमें मिलेगी। आप खर्चे में थोड़ा हाथ हल्का रखा कीजिए, जैसे मंजू जी कोई जिम्मेदारी हो, इंसान नहीं। रात को वह अपने कमरे में बैठकर अपने पति की तस्वीर से बातें करती। रमेश तुम चले गए और मैं अकेली पड़ गई। तुम्हारे जाते ही सब बदल गए, घर, लोग, प्यार, सब। उस शाम घर में सब कुछ सामान्य था। करण और सोनाली सोफे पर बैठे थे, टीवी चल रहा था, तवे पर सब्जी की खुशबू आ रही थी। बल्कि मंजू जी अपने कमरे की ओर जाती हुई सोच में डूबी थी। दिल भारी, आंखें सूजती हुई वह पानी का गिलास लेने गई, लेकिन तभी उनकी कदम वहीं रुक गए। बेटे के कमरे से धीमी आवाज़ें आ रही थी। पहले लगा शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन फिर सोनाली की हंसी। वे अनजाने में दरवाजे के पास ठिठक गई और फिर उन्होंने सुना, और हर शब्द जैसे उनके दिल में सुई की तरह चुभता गया। करण की आवाज़ थी, पहले उस बूढ़े ने मेरा मूड खराब किया हुआ था, अब ये माँ भी, वो तो चले गए। एक पल को मंजू जी की सांसें रुक गई। उन्हें लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो। उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने रातें जाकर काटी, जो उनके लिए दुनिया था, आज उसके लिए उनका पति बूढ़ा था। और फिर सोनाली हंसी, बिल्कुल निर्दयी, बिना किसी शर्म के। वह बोली, और सबसे मज़ेदार बात, मम्मी ने पहले ही घर, दुकान और पैसा सब हमारे नाम कर दिया है। अब वो भी तो बस बोझ है, क्यों ना उन्हें भी ओल्ड एज होम छोड़ आए। देखो ऑलरेडी हमने कई साल सफ़र किए हैं यहाँ पर, अब तुम्हारी माँ भी बीमार हो गई तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, ना ही सेवा कर पाऊँगी। बोझ शब्द ने मंजू जी की आत्मा चीर दी। उनका गला सूख गया, हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने खुद को दीवार का सहारा दिया। दिल जैसे सीने में फट रहा था। जिन लोगों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, उनकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, आज उन्हीं की बातों में उन्हीं की मौत का इंतज़ार था। करण आगे बोला, अभी तो पेंशन भी मिल रही है उसे भी अपने काम से लगा लेंगे। माँ को क्या चाहिए, 2 रोटी और कमरे में बैठना। जीने दो जब तक जी रही है, फिर सब हमारा ही तो है। सोनाली नहीं चाहती थी उसकी सास घर पर रहे, लेकिन उसने भी फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अभी तो झेलना पड़ेगा, पर क्या करें, मेरा बस चले तो अभी ही। वह वाक्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मंजू जी समझ गई कि उनके लिए इस घर में केवल मौत की तारीख का इंतज़ार है। उनकी आंखों से आंसू गिरने को तैयार थे, लेकिन वह रोई नहीं। पहली बार इतने महीनों में वह रोई नहीं। उनकी आंखों में दर्द नहीं, घुटन नहीं, बल्कि सुलगती हुई आग थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बेटे पर उन्होंने भरोसा किया, जिसे अपने खून से सींचा, उसी ने दिया सबसे बड़ा धोखा। उसी क्षण मंजू जी समझ गई,
वे इस घर में सिर्फ जिंदा रहने की चीज़ नहीं, मरने का इंतज़ार की चीज़ बन चुकी है। वो अपने रूम में गई, सोचती रही। फिर उन्होंने किसी को कॉल किया। वो अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो अपमान सह चुकी थी। कुछ टाइम तक सारा दिन मंजू जी चुप रही, पर इस बार उनकी चुप्पी डरने वाली नहीं थी। ये तूफान से पहले की शांति थी। एक हफ्ता बीत गया। घर का माहौल जबरदस्ती का शांत था, पर अंदर ही अंदर सोनाली अपने ही जहर में जल रही थी। उस दिन सुबह मंजू जी कहीं मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। साड़ी बांधकर पूजा की थाली रखकर बाहर आई ही थी कि सोनाली तमतमाती हुई रसोई से निकली। ओए बुढ़िया, कहाँ चल दी? मैंने कहा था मेरी कमर में दर्द है, आज का नाश्ता कौन बनाएगा? उसकी आवाज़ में हुक्म नहीं, घमंड और तिरस्कार का जहर टपक रहा था। मंजू जी ठहर गईं, धीरे से उसकी ओर मुड़ी। इस बार आंखों में ना आंसू थे, ना दर्द, सिर्फ एक प्रचंड ठंडापन। उन्होंने सीधी हुई आवाज़ में कहा, पहली बात, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हारी माँ नहीं जो तुम्हारी बदतमीजी सहूँ। सोनाली एक पल को हक्की बक्की रह गई, फिर जैसे आग लग गई। ओह, तो अब जुबान निकल आई है। 2 रोटियां क्या सेक ली, खुद को रानी समझने लगी। मैंने बोला था ना, मेरी कमर में दर्द है, काम कौन करेगा? मंजू जी ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो बहू, मैंने चुप रहकर बहुत बड़े बड़े दुख झेले हैं, पर अब तेरा एक भी अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे दर्द है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी कमर में दर्द है। कभी तुमने ये कहा कि मैं आपका काम कर देती हूँ? नहीं ना, तो मुझसे अपनी उम्मीदें लगाना बंद कर दो। सोनाली का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या मतलब? मंजू जी की आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी। मतलब ये कि मुझे नौकरानी समझने की आदत छोड़ दे। तुझे दर्द है तो डॉक्टर के पास जा। मुझे तेरा खाना बनाने की कोई ड्यूटी नहीं करनी है। अब सोनाली सच में उबल पड़ी। ओहो, बहू तोड़ने लगी हो? 2 दिन में फिर लात मार कर बाहर। पर इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करती, मंजू जी ने एक जोरदार थप्पड़ सोनाली के गाल पर जड़ दिया। निहायती बदतमीज और घटिया किस्म की लड़की हो तुम। बड़ों से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं तुम्हें? शादी कराते हुए तो बड़ा बोल रहे थे कि बहुत संस्कारी है हमारी बहू। यही संस्कार है तुम्हारे, दूसरों को नीचे दिखाना? मेरी बात ध्यान से सुनो। बात सोच कर करना, वरना याद रखना, इस घर से कोई निकलेगा मैं नहीं, बल्कि तुम होगी। यह वाक्य सोनाली के दिल में सीधी चोट की तरह लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ, मंजू जी अब पहले वाली सहने वाली माँ नहीं रही थी। इस चीज़ से वो हैरान थी। सोनाली दिन भर भीतर ही भीतर जलती रही। मंजू जी के जवाब ने उसकी अकड़ तोड़ दी थी। वह मन ही मन कसम खा चुकी थी, आज शाम को आते ही देखना कैसा सबक सिखाती हूँ इस बुढ़िया को। शाम हुई, घड़ी की सुइयां भागती रही, लेकिन मंजू जी नहीं लौटी। सोनाली के चेहरे पर झुंझलाहट बढ़ती गई। कहाँ मर गई आज ये? किसके घर बैठी होगी, चुगली कर रही होगी? करण ऑफिस से आया। सोनाली ने उसी समय मौका देखकर सारा जहर उसके कानों में उड़ेल दिया। तुम्हारी माँ हाथ से निकल रही है। मुझे बुढ़िया कहा, जवाब दिया और घर का काम भी मना कर दिया। आज ही इसे बाहर निकालो, वरना मैं ही चली जाऊंगी। करण गुस्से से तिलमिला उठा। अब वही माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे ही बोझ लग रही थी। दोनों मिलकर पूरी रात मंजू जी का इंतजार करते रहे, घूरते हुए।
अपना गुस्सा अंदर ही अंदर उबालते हुए रात करीब 10 बजे दरवाज़ा खुला। मंजू जी थकी हुई पर शांत चेहरे के साथ अंदर आई। उन्हें देखते ही करण फट पड़ा, कहाँ थी आप? और ये नए रिवाज कब से शुरू हो गए? जो मन करे तब घर आओ और कहीं भी चली जाओ। सोनाली ने आग में घी डाला। आज इस औरत का फैसला करो करण, या तो ये रहेगी या मैं। करण गुस्से से कांपते हुए बोला, बस बहुत हो गया। माँ, आप इस घर से निकल जाइए अभी और इसी वक्त। उसने यह शब्द कहे, लेकिन उसकी आवाज़ में माँ का सम्मान बिल्कुल नहीं था, सिर्फ बदतमीजी और जहर। मंजू जी ने एक सेकेंड के लिए अपने बेटे को देखा, फिर बहुत धीरे, बहुत शांत स्वर में बोली, निकलने की बारी मेरी नहीं है करण। करण चौंक गया। सोनाली का चेहरा फीका पड़ गया। मंजू जी ने अपने बैग से एक फाइल निकाली, साफ सुथरी मोहर लगी और सीधी करण के सामने मेज पर रख दी। आवाज़ इतनी तेज पड़ी कि कमरा सन्न हो गया। उन्होंने कहा, ये वो पेपर है जिनके बारे में तुम दोनों सोच भी नहीं सकते थे। करण ने खोल कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। घर, दुकान, बैंक का पैसा, जमीन, सब कुछ अब भी मंजू जी के नाम था। करण की आंखें फैल गई। सोनाली का गला सूख गया। मंजू जी ने ठहर कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने सब तुम्हारे नाम करने की सोची थी, पर उस समय उन्होंने सोचा था कि तुम मेरे अपने हो। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन उनके जाने से तुम्हारी हरकतों से समझ आ गया, रिश्ते खून से नहीं दिल से निभते हैं। और तुम्हारा दिल? उन्होंने सीधा, निडर, कठोर नज़र से कहा, मेरे लिए नहीं धड़कता। 2 कदम आगे बढ़कर धीरे से बोली, भले ही सब तुम्हारे नाम था, लेकिन उसकी दूसरी नॉमिनीज मैं थी। मैं चाहूँ तो सब अपने नाम करवा सकती थी, और ये मेरे पति ने बहुत अच्छा किया था, इसीलिए अब सब कुछ मेरा है। अब इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं नहीं हूँ, तुम दोनों हो, समझे? और हाँ, अगर तुमने कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की या परेशान करने की कोशिश की तो मैंने रिपोर्ट भी कर दी है। मुझे कुछ भी हुआ, पुलिस तुम्हें उठा कर ले जाएगी। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह घर के हर कोने को चीर गया। तुम्हें मैं बोझ लगती थी ना, अब तुम्हें समझ आएगा कौन किसका बोझ है। मैंने तुम्हारे नाम सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की थी, जो आज के दिन मैंने रद्द कर दी। सोनाली ने घबरा कर पूछा, मतलब अब कुछ भी हमारा नहीं? मंजू जी ने सिर हिलाया, एक चम्मच भी नहीं। ये सुनकर दोनों का झटका लगा। उन्होंने मेज पर एक और फाइल फेंकी, ये बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट है, पेंशन अकाउंट है और मेरे पास है। जो भी बचत थी सब पर मैंने तुम्हारी पहुंच बंद कर दी है। करण चिल्लाया, मम्मी ये गलत है। मंजू जी की आवाज़ जब तूफान की तरह थी। गलत? गलत तो वो था जब तुमने कहा था कि पापा टाइम से टपक गए। अच्छा हुआ। गलत वो था जब तुम मुझे बोझ कहते थे। अब सही और गलत मैं तय करूँगी। मंजू जी ने सख्त आवाज़ में कहा, अब से इस घर में ना तुम मुझ पर चिल्लाओगे, ना ताना मारोगे, ना मुझे नौकर समझोगे। अगर किसी को दिक्कत है, वह दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली, तो इस घर का दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता है। सोनाली डर कर बोली, मतलब हमें घर से निकाल दोगी? मंजू जी ने सीधे स्वर में कहा, अगर तुम वही करोगे जो एक बहू और बेटा को करना चाहिए तो नहीं, वरना मेरे पास कहीं और जाने की नहीं जगह नहीं है, पर तुम्हारे पास जगह बहुत है। मंजू जी ने दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोग मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे थे ना?
उनकी आवाज़ थरथरा रही थी, पर डर नहीं था उसमें। अब सुन लो, मैं अभी जिंदा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ इस घर की मालकिन मैं हूँ। माँ, नहीं समझते हो तो मत समझो, लेकिन मुझे हल्का समझने की गलती दोबारा मत करना। करण और सोनाली बिल्कुल स्तब्ध खड़े रह गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, जिस महिला को वे कमज़ोर समझते थे वह अपने भीतर एक पूरा तूफान रखती है। करण और सोनाली के चेहरे से रंग उड़ चुका था। दोनों जैसे ज़मीन में धंस गए हो। सोनाली कांपती आवाज़ में बोली, मम्मी, मम्मी प्लीज़ ऐसा मत कहिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो बस। करण भी तुरंत बोला, माँ, मैं गुस्से में था, आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। उनकी आंखों में वही डर था जो किसी अपराधी की गिरफ्तारी से पहले होता है। पर मंजू जी का चेहरा इस बार बिल्कुल पत्थर जैसा था। उन्होंने अपना हाथ उठाकर दोनों को चुप करा दिया। बस, बहुत हो गया, अब नाटक बंद करो। सोनाली ने घुटनों पर बैठने की कोशिश की, पर मंजू जी एक कदम पीछे हट गई। आज तुम दोनों गिड़गिड़ा रहे हो क्योंकि तुम्हें घर और पैसे चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, अब इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर। करण ने डरते हुए पूछा, मैं सब कुछ करूँगा माँ। मंजू जी की आवाज़ धीमी मगर बेहद सख्त थी। पहली बात, मैं बूढ़ी नहीं, और अब से कोई भी मुझे बुढ़िया या बोझ या ऐसी गंदी बातें नहीं कहेगा। सोनाली ने सिर हिलाया, आंसू गिरते हुए। दूसरी बात, मैं अपना अचार पापड़ का काम फिर से शुरू कर रही हूँ। दोनों दंग रह गए। मंजू जी ने फाइल बंद की और कहा, और तुम दोनों मेरे साथ काम करोगे? सोनाली चौंक गई, क्या? मैं? मंजू जी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ, तुम। जब आई थी तब कहा था मदद करोगी, लेकिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब नहीं, अब साथ देना होगा, नहीं तो। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर का रास्ता वही है, अभी इसी वक्त जाओ। ऐसे बेटे बहू की ज़रूरत नहीं जो अपने माँ बाप को बोझ समझे। करण की आंखें भर आई। माँ, हम चले जाएंगे तो आप अकेली? मंजू जी ने ठंडे स्वर में कहा, अकेली? मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी मेहनत मेरे साथ है, मेरी हिम्मत मेरे साथ है, और मेरे भगवान मेरे साथ है। लेकिन तुम दोनों, एक लंबा भारी विराम। अगर रहना है तो मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरे काम का सम्मान करना होगा, वरना अभी निकल जाओ। करण और सोनाली एक दूसरे को देखते रह गए, कुछ ना बोल पाए न भाग पाए। उस रात पहली बार उन्हें समझ आया, जिस औरत को उन्होंने कमज़ोर समझा था वही घर की असली ताकत थी। अगले ही दिन मंजू जी ने अपने अचार पापड़ का काम शुरू कर दिया। पहले तो बस उन्होंने छत पर बड़ी सी चटाई बिछाई, ड्रम में मसाले तैयार किए और नींबू, आम, मिर्चा ऑल सेट कर दिए। लेकिन इस बार मंजू जी अकेली नहीं थी। उनके पास पड़ोस की औरतें मदद करने के लिए आने लगी। किसी को विश्वास नहीं था कि रोते सिसकते रहने वाली मंजू एक दिन यूं सीधी रीढ़ और ठंडी आंखों के साथ काम संभालेगी। उधर घर के अंदर करण और सोनाली की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सोनाली को मंजू जी ने सबसे कठिन काम दिया। सब्जियों को धूप में पलटना, मसालों को पीसना, कांच के जार धोना। हर रोज़ 3 घंटे छत पर काम। धूप तेज थी, हवा गर्म और काम लगातार। सोनाली की हालत 2 ही दिनों में ख़राब हो गई। वह थक कर बैठ जाती, पर मंजू जी का सिर्फ एक जवाब होता, काम सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यह वही सोनाली थी जो एक दिन दूध खत्म होने पर
मंजू जी पर चिल्ला रही थी। अब वही बिना कुछ कहे दिन भर काम कर रही थी। करण की हालत भी कुछ कम नहीं थी। उसने अपनी नौकरी इसीलिए छोड़ी थी कि वो घर पर अब अपने बाप के पैसों को खाएगा, लेकिन ये सोच उसके लिए श्राप बन गई थी। मंजू जी ने उसे दुकान की जिम्मेदारी दी। कच्चा माल लाना, हिसाब किताब, डब्बों की पैकिंग और ग्राहकों तक सामान पहुंचाना। करण पहली बार समझ रहा था पैसा अपने आप नहीं बनता। वह शाम को थक कर सोफे पर गिर जाता, पर मंजू जी हर बार ठंडे स्वर में कहती, कल और काम है, सुबह के 4 बजे ही उठ जाना। करण के पास ना बहस का अधिकार था और ना उल्टा जवाब देने की हिम्मत। धीरे धीरे करण और सोनाली को एहसास होने लगा। उनके ताने, उनकी बदतमीजी, उनकी लापरवाही, सब ने मंजू जी को अंदर से कितना तोड़ा था। अब मंजू जी बात कम करती, नज़रें ठंडी और व्यवहार बिल्कुल औपचारिक। सोनाली कई बार कोशिश करती, मम्मी पानी लाऊं। मंजू जी सिर्फ इतना कहती, मेरी चिंता मत करो, काम पर ध्यान दो। करण कहता, माँ मैं आज थोड़ा जल्दी सो जाऊं। मंजू जी का जवाब, काम पूरा हो जाए तो सो जाना। उनकी आंखों में पहले वाली ममता नहीं थी। अब वहाँ बस थकान, अनुभव और एक ठंडा नियंत्रित गुस्सा था। आखिरकार वह दिन आया। दोपहर की धूप में मसाले पीसते पीसते सोनाली की आंखों में आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोली, मम्मी हमसे बहुत गलतियां हुई, बहुत बुरा कहा, कृपया माफ़ कर दीजिए। करण भी पास आकर बोला, माँ हम सच में शर्मिंदा हैं। आपने जो दिखाया उसे समझ आया कि आप कितनी मजबूत हैं। मंजू जी शांत रहीं, कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से बोली, माफ़ी शब्द से नहीं, व्यवहार से मिलती है। दोनों सिर झुकाकर खड़े रह गए। उस रात मंजू जी पहली बार अपने ही कमरे में बैठकर रोई नहीं, बस चुप रही। अंदर इतना शोर था कि आंसुओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ दिल धड़क रहा था, पर बहुत थका हुआ, बहुत टूटा हुआ। मैंने क्या गलती की थी? सारी ज़िंदगी इन्हीं के लिए तो जी थी। कमरे की दीवारों पर उन्हें रमेश जी की बातें याद आने लगी। मंजू, लोग बदल जाते हैं, पर तू अपना दिल मत बदलना। पर उनका दिल अब बहुत कुछ खो चुका था। अगली सुबह करण और सोनाली सिर झुकाते हुए टेबल पर बैठे थे। रात भर सोए नहीं थे। पछतावा था, पर डर भी था कि अब माँ कभी पहले जैसी नहीं होगी। मंजू जी बाहर आई, वह दोनों के सामने बैठी और उनकी आवाज़ पहली बार इतनी स्थिर लगी। एक बात याद रखना, प्यार करने वाला जब नाराज़ होता है तो घर में चुप्पी बढ़ जाती है, पर जब अंदर से टूट जाता है तो रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। करण की आंखें लाल हो गई। सोनाली रोते रोते बोली, मम्मी एक मौका दे दीजिए, हम बदल जाएंगे, सब ठीक कर देंगे। मंजू जी ने सिर हिला दिया, नहीं बेटा, ठीक तुम नहीं करोगी, ठीक समय करेगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 3 महिलाएं खड़ी थी, मंजू जी की नई टीम। उन्होंने कहा, मंजू बहन आज बड़ा ऑर्डर मिला है, काम शुरू करें? करण और सोनाली चौंक गए। उन्हें तो लगा था कि यह सिर्फ घर घर का छोटा सा काम है, पर मंजू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आज बड़ा दिन है। आज मैं अपने पति का सपना अपना बनाकर आगे बढ़ा रही हूँ। फिर मुड़कर बोली, और तुम दोनों या तो मेरे साथ चलो या इस रास्ते से हट जाओ। अब मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं जो साथ खड़े रहते हैं, ना कि उन लोगों की जो दिल चीर देते हैं। करण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ
हम सच में बदल जाएंगे। बस आप हमें साथ रखिए। मंजू जी ने गहरी सांस ली और पहली बार उनके चेहरे की कठोरता थोड़ी ढीली पड़ी। साथ रहना है तो सम्मान से और बदलना है तो दिल से। इतना कहकर वह अपनी टीम के साथ बाहर चली गई और करण सोनाली खड़े देखते रह गए। एक ऐसी मंजू को जो बहुत रो चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी, पर अब फिर से जन्म ले रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।